हाय एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है। आज एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक अमेरिकन इस मैगजीन से एक साइंस बेस्ड आर्टिकल को पढ़ेंगे। साइंस बेस्ड आर्टिकल्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी होती हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का यही ऑब्जेक्टिव है कि इस नई थीम के आर्टिकल्स को आपको हैंडल करना है। चलिए, क्लास के लास्ट में मुझे ज़रूर से बताना, क्या इस मैगजीन के सब्सक्रिप्शन को मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। आपको कैसा लगा ये आज का आर्टिकल। चलिए, आज का आर्टिकल बेस्ड है लैंग्वेज पे। भाषा के अंदर कैसे कौन से वर्ड्स कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद गायब हो जाते हैं और कौन से वर्ड्स बने रहते हैं सालों साल। इस चीज़ को साइंटिफिक मैनर में इस आर्टिकल में समझाया गया है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का क्विज भी आपको दिखा दें। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इस क्विज पे क्लास के लास्ट में हमें अप्लाई करना है। अभी क्विज की टेंशन मत लो, अभी क्लास को लेते हैं। चलिए, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, आज मैंने कम से कम जो है ना चीज़ों को रखा है, एकदम नेचुरल वे में पढ़ेंगे जैसे एक एक वर्ड को पढ़ा जाता है। लैंग्वेज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। छोटा बच्चा जब एडल्ट बनता है प्यूबर्टी के बाद, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, ये कहलाता है ह्यूमन एवोल्यूशन। वैसे ही लैंग्वेज का भी एवोल्यूशन होता है। पहले लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है, बाद में कॉम्प्लेक्स होती जाती है और एफिशिएंट बनती जाती है। कह रहे व्हाट मेक्स अ वर्ड सर्वाइव और गो एक्सटिंक्ट। जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में देखा करो कौन सा मार्क लगा हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस में सवाल पूछा गया है, डॉट लगा गया है, पीरियड लगाया है, तो इसका मतलब है एक सेंटेंस है अफर्मेटिव, कोई सवाल उसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है और आपसे पूछ रहा है क्या बनाता है, व्हाट मेक्स, कौन सी चीज़ बनाती है किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को सर्वाइव करवाना या फिर एक्सटेंड करवाना। एक्सटेंड करने का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, किसी चीज़ का चलन से बाहर हो जाना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट ना करना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी वर्ड को या तो सर्वाइव करवाती है 50 साल, या फिर वो वर्ड थोड़े टाइम में गायब हो जाता है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है गो एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो मैंने आपको बता दिया, विलुप्त हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। ये गो एक्सटिंक्ट क्या है? देखो, ये बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर होती है, स्पीकिंग में बहुत यूज़ होती है, राइटिंग में भी आप देखेंगे, खासकर अमेरिकन न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में। गो वर्ब जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ लगती है, और एडजेक्टिव ऐसा हो जो स्टेट को इंडिकेट करता हो। स्टेट यानी अवस्था। जैसे पागलपन एक अवस्था है, दिवालियापन एक अवस्था है, चुप हो जाना एक स्टेट है, किसी चीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना भी एक स्टेट है, किसी का वाइल्ड हो जाना भी एक स्टेट है, वाइल्ड यानी जंगली। तो गो मैड का मतलब है बिकम मैड। गो स्टेल का मतलब है बिकम स्टेल। स्टेल यानी सड़ा हुआ। कोई सब्जी सामान आपने बाहर रखा, वो सड़ जाता है ना थोड़े टाइम बाद, तो उसको बोलते हैं गो स्टेल, इट हैज़ गोन स्टेल, ये चीज़ खराब हो चुकी है, रॉटन हो चुकी है। गो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। ब्रोक यानी दिवालिया, गो ब्रोक यानी दिवालिया हो जाना, बिकम ब्रोक। साइलेंट यानी चुप, गो साइलेंट यानी चुपचाप हो जाना, शांत हो जाना, गो साइलेंट या बिकम साइलेंट। वैसे ही वाइल्ड यानी जंगली, गो वाइल्ड होना यानी जंगली हो जाना, एकदम ऐसी हरकतें करने रहना जंगलियों वाली। तो इस तरीके से आप गो वर्ब के साथ में कुछ एडजेक्टिव्स को लगा करके उनको बिकम वर्ड का मीनिंग दे सकते हैं गो को। अब ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ लगा दो किसी भी चीज़ के साथ में, गो के साथ में, गो गुड, गो बैड, है ना, ऐसे नहीं लगेगा। स्टेट होती है और खास करके कुछ चुने हुए वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मार्क करें, इनको बार बार आप रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। गो पुअर यानी पुअर हो जाना, गो रिच यानी अमीर हो जाना, जो आपकी स्टेट को बताए, अवस्था को बताए आपकी, ऐसे एडजेक्टिव्स लगते हैं। चलिए, अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है,
कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बाहर की मैगजीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने का ये रीज़न होता है कि ऐसी चीज़ें आप पढ़ो जो इंडियन राइटर्स ना लिखते हैं ना समझते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल को। चलो अब बिल्कुल वैसे ही पढ़ने हैं जैसे आपके सामने मैं बैठा हूँ और आपसे एक एक वर्ड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ल्स डार्विन फाउंड इंस्पिरेशन फॉर हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन बर्ड्स बीक्स। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने पाया, फाउंड किया अपनी इंस्पिरेशन को, प्रेरणा को, और किसके लिए? अपनी मशहूर थ्योरी के लिए जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकास की कहानी। कैसे बंदर से इंसान बना, कैसे मछली से सांप बना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से पता लगता ना हमें। तो चार्ल्स डार्विन को अपनी इंस्पिरेशन मिली इस थ्योरी को बनाने की, और कहाँ मिली? इन 2-3 चीज़ों में, इन बर्ड्स बीक्स, जायंट टॉर्टोइस शेल्स एंड द लैंग्वेज। पक्षियों की बीक्स में यानी चोंच में, बड़ी बड़ी टॉर्टोइस की, जायंट यानी बड़े बड़े, टॉर्टोइस यानी कछुए, उनकी शेल्स में, उनके खोल में, और लैंग्वेज में यानी कि भाषा में। इन तीनों चीज़ों को देख करके डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लिखा। बीक का मतलब होता है चोंच, समझते होंगे आप। जायंट टॉर्टोइस शेल्स यानी कछुए की बड़ी बड़ी जो शेल होता है, खोल होता है बाहर का, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब ये बर्ड्स बीक्स जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो, उसके बाद में एक जो है ये सेमी कॉलम जैसा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। ये जो कोमा सा लगा हुआ है ना, एक सिंगल कोमा, इसका मीनिंग समझते हो आप? चलो समझा देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं, आप कभी समझ नहीं पाते हो। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है ये वाला कि लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा के कब छोड़ा जाए किसी भी वर्ड के आगे। देखिए बॉय यानी लड़का, सिंगल लड़का, सिंगुलर नाउन। अगर मैंने बोलना चाहूँ ऐसे, लड़के का हॉस्टल, जैसे कोई लड़का है उसका कोई हॉस्टल है, तो मैं बोलूँगा बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ बैग, बॉयज़ क्रिकेट बैट, जो भी मैं लिखना चाहूँ। लेकिन अगर लड़का एक से ज़्यादा हो और लिखना हो बॉयज़, प्लूरल बनाना हो, तब इसका जब आप पजेसिव बनाते हैं और बॉयज़ हॉस्टल लिखते हैं तो आप ऐसा नहीं लिखते हैं बॉयज़िस। इसमें साउंड कैसी आ रही है? ये जो साउंड है ना, ये अजीब सी लगती है नहीं सुनने में, बॉयज़िस। तो इस साउंड को एलिमिनेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लूरल नाउन्स के आगे का जो एस लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी के बाद का, उसको निकाल देते हैं। बर्ड यानी पक्षी, बर्ड्स नेस्ट बन जाएगा सिंगुलर नाउन से सिंगुलर पजेसिव। लेकिन अगर बर्ड्स लिखा हो यानी काफ़ी सारे पक्षी हों तो फिर बर्ड्स ऐसा ना लिखें, आप लिखें बर्ड्स नेस्ट। ये भी बर्ड्स नेस्ट, ये भी बर्ड्स नेस्ट। सिर्फ ये पोजीशन बताएगी अपोस्ट्रोफी की, क्या बर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलने में नहीं पता लगेगा। अब इसमें एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये चीज़ आप तब ना लगाएं जब किसी इंसान का नाम हो या किसी कंट्री का नाम हो। जैसे अमेरिका है, अमेरिका को बोलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर अमेरिका का मुझे पजेसिव बनाना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, यूएस सेनेट, मान लो ऐसा लिखना पड़े। अमेरिका ये कहता है कि मेरे नाम से तुम पंगे मत लो, मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ, मैं कोई कॉमन नाउन नहीं हूँ, मेरे साथ ये ग्रामर मत लगाओ, मेरे को तो ऐसे लिखना है तुम्हें, समझे? वैसे ही मान लो किसी आदमी का नाम है, जैसे कोई आदमी है, कोई एस नाम वाला आदमी ढूंढो जिसके लास्ट में एस आता हो, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। मान लो कोई भी नाम है, मान लो मनीष है, ठीक है, एस तो नहीं आ रहा, एस एच आ रहा है, फिर भी मान लो मनीष होता, मनीष, मान लो मनीष होता, तो मनीष का जब मैं क्या बनाता, पजेसिव बनाता, तो आवाज़ फिर से वही आने वाली थी, मनीषिस, मनीषिस, मनीषिस स्कूल बैग। लेकिन मनीष क्या बोलता है? भाई मेरे नाम से पंगे मत लो, मैं तो मनीष हूँ और मनीषिस लगेगा, ऐसे ही लिखूंगा मैं। तो इससे आपको सबक ये मिला, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब कोई कॉमन नाउन आपके पास हो, बॉय, गर्ल, स्कूल, बर्ड। लेकिन किसी अगर प्रॉपर नाउन की बात हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी रिवर का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, तब वहाँ पे ये ग्रामरगिरी नहीं करनी है, चुपचाप अपना जैसा बनाते हो पजेसिव वैसे ही बनाना है। ये एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ मैं, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जब वो यूएसएस देख लेते हैं और फिर पूछते हैं सर कहाँ गया आपका फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बर्ड स्पीक लिखा हुआ था फर्स्ट सेंटेंस में। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा है जी द सर्वाइवल। अब देखो ये कोट अनकोट आप देख रहे हो, ये 2 कोमे बाहर लगे हुए हैं और 1-2 यहाँ हैं। इसका मतलब है इनके बीच में कोई बात लिखी गई है और वैसी की वैसी लिखी गई है जैसे स्पीकर ने कही है। द सर्वाइवल और प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन फेवर वर्ड्स इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नेचुरल सिलेक्शन। जो या तो सर्वाइवल या फिर प्रिजर्वेशन। सर्वाइवल यानी किसी चीज़ का बने रहना, जिंदा रहना। प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज़ का वही बने रहना, है ना, कायम रहना। कह रहा है जिंदा या कायम रहने का काम जो है कुछ खास फेवर्ड वर्ड्स का, कुछ चुनिंदा वर्ड्स का जिनको हम फेवर करते हैं, इस स्ट्रगल में, इस कश्मकश में, इस
रस्साकशी में स्ट्रगल होती है ना, आप समझते हैं। जो है एग्जिस्टेंस की, जीने की या जीवित रहने की, वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी का फोकल पॉइंट है। नेचुरल सिलेक्शन आपको बता देंगे, मेन मतलब इस वर्ड को वैसे पकड़ लो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन को बताया गया कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये पूरी बात लिखी थी ही यानी डार्विन ने, रोट इन द डिसेंट ऑफ मैन इन 1871, अपनी इस किताब में। डिसेंट ऑफ मैन इसका नाम है, 1871 में। क्या सीखे इस सेंटेंस से? कोट एंड कोट के बीच में वही बात लिखी गई है जो कही गई थी। सेंटेंस को पास्ट में लिखा गया है, रोट लगाया गया वर्ब की सेकंड फॉर्म को, क्योंकि ये काम 1871 में हो चुका है, 200 साल पहले, 150 साल पहले। और जब भी कोई काम पास्ट में हुआ हो और पास्ट टेंस दिया गया हो आपको टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, इन 1871, इन 2022, पास्ट के टाइम को आपको हमेशा V2 में या हैड प्लस V3 में लिखना होता है। अब इसके अंदर नहीं जाएंगे सर हैड V3 कब लगेगा, वो फिर पास परफेक्ट बन जाता है जब दो टेंस दिए हों, तो पुराने वाला टेंस पास परफेक्ट में, नया वाला V2 में। बस याद ये रखना है, इस केस में आप हैज़ रिटन लिखेंगे, ही हैज़ रिटन, तो गलत हो जाएगा। बढ़े आगे। कह रहा है लैंग्वेज ग्रेजुअली शिफ्ट्स ओवर टाइम। भाषा जो है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है धीमे धीमे, कछुए की चाल से। ओवर द टाइम जो लैंग्वेज है वो शिफ्ट करती है, बदलती है वक्त के साथ। मच रिसर्च एग्जामिन्स हाउ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज चेंज। बहुत सारी रिसर्च हुई है, मच रिसर्च, और वो एग्जामिन करती है, इस चीज़ को तोल के देखती है, एग्जामिन करके समझती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे, यानी कि हाउ, सामाजिक और पर्यावरण के जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं लैंग्वेज में हुए बदलावों को, लैंग्वेज में होने वाले चेंज को। कह रहा है बहुत रिसर्च तो हो चुकी है इस बारे में। कह रहा है लेकिन बट वेरी लिटिल ग्रैपल्स विथ द फोर्सेज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव सिलेक्शन दैट फिक्स सर्टेन वर्ड्स इनटू द लेक्सिकन। लेकिन बहुत कम रिसर्च हुई है, वेरी लिटिल रिसर्च। यहाँ रिसर्च नाउन जो है अंडरस्टूड है, वेरी लिटिल है जो बहुत कम रिसर्च है, ना के बराबर है, जो ग्रैपल विद करती है, सामना करती है, निपटती है इन फोर्सेस से, उन ताकतों से जो है ह्यूमन कॉग्निटिव सिलेक्शन की। अब ये क्या होता है? ह्यूमन यानी इंसान, सिलेक्शन यानी आपकी चॉइस है ना, क्या चुनाव करते हो, और कॉग्निटिव का मतलब होता है साइकोलॉजिकल। आप अपने दिमाग के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से किस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये जो फोर्सेज है हमारी कॉग्निटिव सिलेक्शन की, साइकोलॉजिकल सिलेक्शन की, जो फिक्स कर देते हैं कुछ वर्ड्स को लेक्सिकन में यानी कि डिक्शनरी में। तो इस चीज़ पे रिसर्च बहुत कम हुई है कि हम कैसे अपना दिमाग चला के कुछ वर्ड्स को पक्का कर लेते हैं और कैसे कुछ वर्ड्स को भूल जाते हैं वक्त के साथ। समझ गए? सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मच रिसर्च एग्जामिन्स बट वेरी लिटिल रिसर्च ग्रैपल्स विद। बट कंजंक्शन से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है, समझ रहे हो? चलिए अब इसमें देखने वाला क्या है। एक तो मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे ताकि आपको जवाब दे सकूं कॉन्सेप्ट के साथ। ये मच रिसर्च क्यों लिखा हुआ है? रिसर्च तो बहुत सारी हुई है ना, तो यूं लिख देते रिसर्चेस, और मैनी रिसर्चेस लिख देते तो भी क्या गलत था भाई? एक मैंने की, एक आपने की, एक उसने की, 3 हो गई। 3 रिसर्चेस लिख देते, मैनी लिख देते, सेवरल लिख देते। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि रिसर्चेज ना लिख के रिसर्च लिखना पड़ा और मैनी या सेवरल की जगह मच लगाना पड़ा? कूल कॉन्सेप्ट है, अभी करवाएंगे आपको। जिन बच्चों को याद है, किया हुआ मेरे साथ, कमेंट्स में अभी डाल दो। चलो, ग्रैपल विद करना यानी किसी चीज़ से निपटना। ग्रैपल विद को डील विद भी बोलते हैं, पता होगा आपको, है ना। इसको पुट अप विद भी बोलते हैं और इसको कोप विद भी बोलते हैं। लिख रहा हूं ऐसे ही, वैसे नहीं टाइप करके लाया आज मैं। कोप विद, डील विद, पुट अप विद, ग्रैपल विद, किसी चीज़ से निपटना, उसका सामना करना। याद क्या रखना है? कोप विद लिखना है, कोप अप विद नहीं लिखना है। पुट अप विद लिखना है, पुट विद नहीं लिखना है। ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है यहाँ का आप यहाँ लगा देता हूँ सर, है ना, कोई बात नहीं, आज मंगलवार है। जो चीज़ जहाँ लगती है, जैसे बनी है वैसे ही बनानी है। पुट अप विद, कोप विद, डील विद, ग्रैपल विद। तो ये चारों फ्रेजल वर्ब्स याद रखेंगे, निपटने के लिए यूज़ होती हैं। कॉग्निटिव यानी जो आपके कॉग्निशन से, इंटेलिजेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, दिमाग से रिलेटेड हो। लेक्सिकन का मतलब होता है आसान भाषा में डिक्शनरी। डिक्शनरी को अगर एडवांस लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? लेक्सिकन। अब देखो ये लेक्सिकन वर्ड से 2 वन वर्ड्स बनते हैं, बता देता हूं आपको, बड़े प्यारे वर्ड हैं। पहला वर्ड है लेक्सिकलाइज, ठीक है, लेक्सिकलाइज भी बोलते हैं, जेड भी और एस भी लगता है। और दूसरा होता है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। इसको
लेक्सिकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या वर्ड्स हैं भाई? लेक्सिकलाइज करना यानी किसी चीज़ को लेक्सिकन में, डिक्शनरी में डालना। कोई नया वर्ड है, जैसे राजा, राजा तो हिंदी का वर्ड है ना, लेकिन आपको अच्छी अच्छी डिक्शनरी में मिल जाएगा। तो जब डिक्शनरीज किसी नए वर्ड को इंक्लूड कर लेती है अपने अंदर और उसको छापने लगती है, उसको बोलते हैं लेक्सिकलाइज करना, किसी वर्ड को डिक्शनरी में ले लेना। टू इंक्लूड अ न्यू वर्ड इनटू अ लेक्सिकन, लेक्सिकन यानी डिक्शनरी, ठीक है, लेक्सिकलाइज करना। और लेक्सिकोलॉजिस्ट और लेक्सिकोग्राफर कौन है? ये वो विद्वान हैं जो डिक्शनरी लिखा करते हैं। एन एक्सपर्ट हु डेवलप्स और राइट्स अ डिक्शनरी। याद रहेंगे दोनों वर्ड्स? चलो, जैसे जैसे फ्लो बन रहा है, जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। आज बिल्कुल नेचुरल रखेंगे इसको, मैं कुछ प्लानिंग करके कुछ कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट ज़्यादा लेके नहीं आया हूँ। कह रहा है जी, फॉर एन एक्सटेंसिव न्यू स्टडी published in the proceedings of the National Academy of Sciences USA, scientists investigated just that। कह रहा है एक नई एक्सटेंसिव स्टडी के लिए, एक्सटेंसिव यानी डिटेल्ड, जिसका दायरा बहुत बड़ा हो, जो सालों साल चले, हजारों मिलियन डॉलर्स उस पर खर्च हो। कह रहा है और जो पब्लिश हुई है इस मैगजीन में, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए, इस स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे हमारा ह्यूमन कॉग्निशन, कॉग्निटिव सिलेक्शन किसी किसी वर्ड को याद रखता है और बाकी वर्ड्स को डिक्शनरी से बाहर निकाल देता है भूल के। चलो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आने से पहले ये जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको देते हैं। देखो, बड़ा आसान है। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप मच लगा सकते हैं, आप लिटिल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन काउंटेबल नाउन्स के आगे आपको मच, लिटिल नहीं लगाना है। उनके आगे लगाया जाता है सेवरल या मैनी। अब आप पूछोगे सर अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? अरे भाई, जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हो? शुगर, रेत है, सैंड, काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं जो काउंट हो सकते हैं? जैसे लड़के खड़े हैं 5, तो बॉयज़, गर्ल्स, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं। एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, सर मिल्क को तो काउंट करते हैं, मैं तो रोज़ 2 किलो दूध लेकर के आता हूँ। इसका एक सिंपल सा जवाब है, कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में। हर वो चीज़ जिसको काउंट करने के लिए बाहर से एक यूनिट लानी पड़े, बाहर से, किलोग्राम, घंटे, मीटर, किलोमीटर, है ना, इंच, हर वो चीज़ जिसको बाहर से लाना पड़े एक यूनिट काउंट करने के लिए, वो अनकाउंटेबल है। क्योंकि अगर वो काउंटेबल होती तो आप उसको सीधे ही काउंट कर लेते ना भाई। 2 दूध दे दो मुझे, 4 चीनी दे दो, 5 सैंड की ज़रूरत है, तो 4-5 सैंड नहीं होती, 4-5 लड़के लड़कियां हो सकते हैं। इनको डायरेक्टली काउंट कर पा रहे हो आप? जिस चीज़ को डायरेक्टली काउंट नहीं कर पाते हो, हमारी मजबूरी होती है बाहर से एक यूनिट लाना, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन, जो भी आप पास्कल लेके आओगे, तो वो सारी चीज़ें जो अलग से यूनिट लेती हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ट्रिक बता दी अब आपको मैंने। अब देखो, जब भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, आपको उनके आगे मच या लिटिल यूज करना है। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मैनी टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, या पास्ट लिख दो इसको जगह। बहुत सारा वक्त निकल चुका है। वक्त को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। करोगे किस में? घंटे में, मिनट में, दिन में। तो बाहर से यूनिट ला रहे हो ना भाई, तो ये अनकाउंटेबल है। मच नहीं, मैनी नहीं लगेगा, इसके आगे लगेगा मच। और अगर ना के बराबर टाइम है तो फिर लगा दो लिटिल। थोड़ा सा टाइम ही निकला है तो लिटिल टाइम हैज़ पास्ट। दूसरा तरीका देखो, सेवरल वाटर इज बीइंग वेस्टेड, बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। पानी को काउंट नहीं कर सकते, पानी को लीटर में, मिलीलीटर में, गैलन्स में काउंट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे सेवरल की जगह लिखेंगे मच वाटर। अब आपने एक चीज़ और देखी, अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो प्लूरल नहीं हो सकते। 5 बॉयज़, 5 ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन माई नेबरहुड्स, 5 मेरे दोस्त जो हैं मेरे पड़ोस में रहते हैं। 5 ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स बन रहा है, लेकिन टाइम का टाइम्स नहीं बनेगा, वाटर का वाटर्स नहीं बनेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरलाइज भी नहीं किया जाता है, उनको सिंगुलर वर्ब दी जाती है और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। इतना समझ गए? चलो, अब इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा आपको। इंग्लिश में कई बहरूपिया नाउन्स हैं। बहरूपिया समझते हो ना? जो दिखने में आपको अनकाउंटेबल लगेंगे, लेकिन होते वो अनकाउंटेबल हैं। इन नाउन्स की आपको लिस्ट बनवा देता हूँ, इनको याद रखना। जब भी ये नाउन मिल जाए, आप इसको काउंट करके कभी भी इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे। जैसे इनमें से एक नाउन है रिसर्च, पेपर यानी कागज, कागज को काउंट नहीं कर सकते आप, कागज की शीट को काउंट कर सकते हो। एडवाइस, ब्रेड, सॉफ्टवेयर। अब एक एक नाउन के अंदर घुसूंगा नहीं मैं, बस इनको याद कर लो, जरूरी है आपके लिए, ऐसा समझ लो। लेजिस्लेशन, कानून, है ना। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। आर्टिलरी, आर्टिलरी, आर्टिलरी।
स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है। ज्वेलरी, फर्नीचर, बस ये सारे नाउन्स हैं, इनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। और इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा एग्जामिनर और क्वेश्चन बना के देगा। मैनी लेजिस्लेशंस हैव बीन पास्ड। अब ये मैनी वर्ड गलत है, लेजिस्लेशंस के पीछे एस भी गलत है और पीछे आगे लगा हुआ हैव भी गलत है। सबसे पहले इसका एस निकालो, अनकाउंटेबल है ये, दिखने में काउंटेबल लग रहा है। मैनी की जगह लगा दो मच, मच, और हैव की जगह लगा दो हैज़। ये आपको करना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। सेवरल एडवाइसेस वर गिवन टू द कंपनी। सेवरल की जगह अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, मच का यूज़ करना पड़ेगा। सेवरल यानी कई सारी, मच का मतलब भी कई सारी। एडवाइसेस का एडवाइस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा वॉस। एक मुसीबत और आ जाएगी कभी कभी, जब मैनी की जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा होगा। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 3 लेजिस्लेशन, अब आप 3 का मच नहीं बना सकते, 3 तो 3 ही है, उसको तो गिनना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इन अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है। जैसे दूध के लिए लीटर था, शुगर के लिए किलो था, इन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए एक स्पेशल यूनिट है पीसीज ऑफ, ठीक है। तो अगर 3 लिखा हुआ है तो चुपचाप उसके आगे लिख दो पीसीज ऑफ। लेजिस्लेशन का लेजिस्लेशन लिखो और आगे लगा दो प्लूरल वर्ब, क्योंकि 3 के हिसाब से हैव आएगी। 5 एडवाइस मिली हैं तो 5 आगे लगा दो चुपचाप, क्या लगा दो, पीसीज ऑफ, पीसीज ऑफ। और फिर क्या करना है, एडवाइस का एडवाइस लिखना है और वर्ब को प्लूरल कर देना है 5 के हिसाब से, क्योंकि अब ये 5 है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, होपफुली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अच्छे ऐसा समझो कि एक बार समझो और दूसरी बार मुड़ के उस कॉन्सेप्ट को देखना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक सेकेंड पेन कहाँ गया। इन एन एक्सपेरिमेंट मच लाइक अ गेम ऑफ टेलीफोन, thousands of participants read English language stories and rewrote them। एक एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में, जो बिल्कुल वैसा था, मच लाइक था। मच लाइक मतलब बिल्कुल वैसा, एक टेलीफोन के गेम जैसा, फ़ोन पे खेले जाने वाले गेम जैसा। इसमें हज़ारों पार्टिसिपेंट्स ने, थाउजेंड्स ने रीड किया इंग्लिश लैंग्वेज की स्टोरीज़ को और फिर उनको पेपर पे रीराइट किया। पहले सुना और बाद में याद करके लिखा। और क्यों लिखा, टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए, टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए, बाय अदर पार्टिसिपेंट्स। ये वो स्टोरीज हैं जिनको दूसरे पार्टिसिपेंट्स बाद वाले पढ़ेंगे, फिर वो सुनेंगे और सुनाएंगे और फिर किसी और को लिखने को बोलेंगे। हु देन रीरोट देम, जिन्होंने बाद में फिर उसको लिखा, फॉर अदर्स, आगे आने वाले बैच के लिए। तो एक गेम्स ऐसा चला, एक स्टोरी है, आप पढ़ो, फिर आप लिखो, फिर उस लिखे हुए को कोई और पढ़ेगा, फिर वो लिखेगा याद करके, फिर वो, समझ गए ना, ऐसे आगे से आगे होता रहेगा। फिर हुआ क्या इसमें, ओनली सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरीज सर्वाइव्ड इन द फाइनल वर्जन्स। हजारों आदमियों पर प्रयोग होने के बाद पता लगा कुछ खास ही ऐसे वर्ड्स थे जो लास्ट तक बने रहे, सर्वाइव किए फाइनल वर्जन में। कह रहा है जी, रिसर्चर्स एनालाइज्ड द वर्ड टाइप्स स्पीकर्स कंसिस्टेंटली फेवर्ड। फिर रिसर्चर्स ने एनालाइज किया, विश्लेषण किया उन खास वर्ड टाइप्स का, उन खास शब्दों की किस्मों का, जिनको स्पीकर्स ने, बोलने वालों ने बार बार फेवर किया, बार बार उनको हर बार बोल के बताया। और ये सारा काम इन्होंने कैसे किया भाई, देखो, थियोराइजिंग दैट सच प्रेफरेंसेस ड्राइव लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम। थ्योराइज करते हुए, ये थ्योरी बनाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन बता रहा है। इन्होंने ये काम जो किया ना, ये थ्योरी बनाते हुए किया कि यही प्रेफरेंसेस जो हैं, यही आपकी जो प्राथमिकता है किसी किसी वर्ड को, वही ड्राइव करती है, आगे ले जाती है लैंग्वेज में आने वाले बदलावों को वक्त के साथ ओवर टाइम। द साइंटिस्ट ऑल्सो सेपरेटली एनालाइज्ड टू लार्ज कलेक्शंस ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट टू सेंचुरीज। साइंटिस्ट ने साथ ही साथ अलग से भी एनालाइज किया इसी प्रयोग में। एक और एनालिसिस इन्होंने किया, दो बड़े बड़े कलेक्शन को जो थे इंग्लिश के हिस्टोरिकल टेक्स्ट के, ऐतिहासिक टेक्स्ट के, किसी किताब के, पुरानी किताब के, जो थी पिछले 2 सेंचुरीज की, पिछले 200 सालों की। और इन किताबों में क्या लिखा हुआ था, कंटेनिंग मोर देन 40 बिलियन वर्ड्स। ये किताबें वो थी जो कंटेन करती थी 40 बिलियन से भी ज़्यादा वर्ड्स को। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, 40 बिलियन यानी 4000 करोड़। 4000 करोड़ वर्ड्स को इन्होंने पढ़ा और उसको एक्सपेरिमेंट किया। और क्या किया, अगेन सीइंग ओनली सर्टेन टाइप सर्वाइव। और एक बार फिर देखते हुए इस चीज़ को, अगेन सीइंग, कि कुछ टाइप ऑफ वर्ड्स ही हैं जो सर्वाइव करे 200 साल, बाकी सब जो हैं खत्म हो गए। समझ गए पूरा सेंटेंस, पूरा मीनिंग समझ रहे हो आर्टिकल का। चलो, एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, कैसे कैसे 2 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं।
यहाँ पे रीड वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। रीड की V1 V2 V3 सेम होती है, आपको पता होगा ना, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं रेड। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, V2 V3 में रेड बोलने लगते हैं रीड को। अब वो सारी वर्ब्स फटाफट से दिमाग में घुमा लो जो आपको याद है, जिनकी V1 V2 और V3 सेम है। कल की क्लास में करवाई थी भाई, चला के देख लेना, रोज सारी चीज़ें करवाऊंगा तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, है ना। देख लेना सबकी लिस्ट को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। द रिजल्ट्स कन्वर्ज्ड टू शो 3 प्रॉपर्टीज दैट गिव वर्ड्स एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज। जो रिजल्ट्स आए इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के, पहला वो टेलीफोन वाला गेम, दूसरा इन्होंने 400 करोड़ वर्ड्स की किताबों को पढ़ा। ये रिजल्ट्स जो हैं कन्वर्ज कर गए, कन्वर्ज करना यानी साथ में आना एक वर्ड्स पे एक किनारे पे। ये रिजल्ट्स आ करके मिल गए, इनका संगम हो गया, कन्वर्ज कर गए। ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि 3 ऐसे गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो देते हैं किसी भी वर्ड को एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज, इवोल्यूशन के अंदर एडवांटेज। भाषा बदलेगी लेकिन वो वर्ड जो है बना रहेगा भाषा में, उसको एडवांटेज हमेशा मिलती है। और ये कैसे करते हैं? बाय हेल्पिंग देम स्टिक इन द ब्रेन। हेल्प करके इनको कि ये स्टिक करें, चिपके रहें हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में। अब वो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं किसी भी वर्ड के चिपके रहने की? फर्स्ट, वर्ड्स टिपिकली एक्वायर्ड एट एन अर्ली स्टेज सच एज हैंड, अंकल और टुडे आर स्टेबलर। सबसे पहले वो वर्ड्स जो टिपिकली यानी आम तौर पे, वो वर्ड्स जो जनरली एक्वायर किए जाते हैं, सीखे जाते हैं, शामिल किए जाते हैं दिमाग में या भाषा में अर्ली स्टेज में, छोटी उम्र में, जैसे कि हाथ, चाचा, मामा और आज यानी टुडे। ये वर्ड स्टेबलर हैं, ये भाषा में स्टेबल रहते हैं, इनको हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, कुत्ता है, हाथ है, अंकल है, चाचा है, मामा है, टुडे, यस्टरडे, ये वर्ड्स हमेशा बने रहेंगे, आज भी हैं और 50, 100, 150, 200 साल पहले भी थे। तो ये है पहला एट्रीब्यूट जो आपने बचपन में सीखा। दूसरा क्या एट्रीब्यूट है, क्या प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट, कॉन्क्रीट वर्ड्स लिंगर बेटर देन एब्स्ट्रैक्ट वंस। जो कॉन्क्रीट वर्ड्स होते हैं, कॉन्क्रीट क्या होता है? मजबूत। कंक्रीट देखिए ना आपने, इससे सड़क बनती है, क्या होते हैं वो? मजबूत पत्थर होते हैं ना, वहीं से वर्ड उठाया गया कॉन्क्रीट। जो मजबूत वर्ड्स हैं, जिनको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, रोज यूज करते हो, ये वर्ड्स लिंगर करते हैं, बने रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। लिंगर करना किसी चीज़ का, वहीं पे बने रहना आसपास। और किसके मुकाबले? बजाय बेटर देन एब्स्ट्रैक्ट वंस के, ऐसे वाले वर्ड्स जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिनकी आपको फीलिंग नहीं आती है। अब जैसे एग्जांपल देगा, डॉग परसिस्ट मोर देन एनिमल। कुत्ता जो वर्ड है ये एनिमल नाम के वर्ड से ज़्यादा लंबा चलता है। विच परसिस्ट लॉन्गर देन ऑर्गेनिज्म। और एनिमल नाम का जो वर्ड है, जानवर, ये ज़्यादा चलता है किसी भी प्रजाति नाम के वर्ड से यानी ऑर्गेनिज्म से। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओगे वर्ड को, एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, उतना जल्दी वो आप 50-100 सालों में वो वर्ड को डिक्शनरी से बाहर कर दोगे। समझ गए? सेंटेंस मीनिंग समझ आ गया? परसिस्ट करना, लिंगर करना, सर्वाइव करना, बने रहना, कंटिन्यू करना, सभी वर्ड्स एक ही बात करते हैं किसी भी चीज़ के बने रहने की। चलिए, लॉन्गर देन क्या लगा है? कंपैरेटिव डिग्री लगी है और साथ में कंपैरिजन किया गया। देन नाम का वर्ड जब भी आएगा अपने साथ में कंपैरेटिव डिग्री लेगा कंपैरिजन करवाने के लिए। हायर देन, फास्टर देन, लॉन्गर देन, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, है ना। लास्टली, इमोशनली एक्साइटिंग वर्ड्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव टेंड टू एंड्योर। लास्ट चीज़ ये है कि वो वर्ड्स जो आपको इमोशनली एक्साइट करते हैं, आपके अंदर इमोशंस को जगाते हैं, चाहे नेगेटिव तरीके से चाहे पॉजिटिव तरीके से, वो भी टेंड टू करते हैं, उनकी भी आदत होती है कि वो इंड्योर करें, बने रहें, लिंगर करें। तो लिंगर का तीसरा सिनोनिम भी आ गया यहाँ पे, इंड्योर। टेंड टू करना यानी आपकी आदत होना। आई टेंड टू वेक अप अर्ली, मेरी आदत है जल्दी उठने की। आई टेंड टू स्लीप लेट इन द नाइट, मेरी आदत है रात में देरी से सोने की। दीज वर्ड्स टेंड टू इंड्योर, इन वर्ड्स की आदत है ये इंड्योर करते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे जी, अर्ली लैंग्वेज इवोल्यूशन मॉडल्स अज्यूम्ड दैट लैंग्वेज बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम। जो अर्ली यानी शुरुआती दौर के लैंग्वेज इवोल्यूशन मॉडल्स थे, लैंग्वेज कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके जो थ्योरियाँ थी, मॉडल्स थे। मॉडल क्या होती है? एक थ्योरी होती है ना, उसमें आपको कुछ डिज़ाइन मिलता है कि पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। इन मॉडल्स ने ये अज्यूम किया था कि लैंग्वेज बन जाती है बढ़ते हुए तौर पे इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा वक्त के साथ। लैंग्वेज आगे से आगे जाके कॉम्प्लेक्स बनती रहती है। कह रहा, बट इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन कॉग्निटिव साइंटिस्ट एंड स्टडी को-ऑथर फ्रिट्ज ब्रेट होप्ट सेज द न्यू स्टडी सपोर्ट्स अ मोर रीसेंट थ्योरी। कह रहे, लेकिन ये जो महानुभाव हैं, विद्वान हैं, इंडियाना
यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी हैं और स्टडी के को ऑथर भी हैं। कह रहे इन्होंने ये कहा, ये ऐसा कहते हैं सेज, कि एक नई स्टडी जो है ये जो अभी हुई है ऊपर, ये सपोर्ट करती है एक और रीसेंट थ्योरी को। और वो थ्योरी क्या है? दैट लैंग्वेज अल्टीमेटली गेट्स मोर एफिशिएंट, कि लैंग्वेज आखिरकार जाकर के और एफिशिएंट हो जाती है, कुशल हो जाती है, कम कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी आसान हो जाती है। तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा थ्योरी निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से। समझ गए? अब इस सेंटेंस में सीखने वाला क्या है? बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। जब आप एंड लगा करके एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को किसी दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ते हो, तो याद रखना दोनों एडजेक्टिव ही कंपैरेटिव डिग्री में होंगे। फिर सुन लो, एंड लगा के दो एडजेक्टिव जोड़े, पहला एडजेक्टिव अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री में लिख दिया तो दूसरा भी कंपैरेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव या सुपरलेटिव उसको नहीं बनाना है। ठीक है? सुपरलेटिव फिर भी बन सकता है, ये भी बता दूं मैं आपको, द इजीएस्ट बन सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री कभी नहीं लगेगी, कंपैरेटिव तो आपको लगानी ही पड़ेगी। सुपरलेटिव लगाना वो मीनिंग अलग हो जाएगा सेंटेंस का। जैसे हार्डर एंड मोर इंटेलिजेंट, स्मार्टर एंड मोर चार्मिंग, मोर लगाना पड़ेगा, स्मार्टर एंड चार्मिंग, हार्डर एंड इंटेलिजेंट ऐसे नहीं चलेगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। आज के क्विज में मैंने इस पर क्वेश्चन भी बनाया एक। कह रहे जी स्टिल एज द स्टडी नोट्स द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट बेबी टॉक, फिर भी जैसा कि स्टडी नोट करती है, अंग्रेजी भाषा एक बच्चे की बातचीत जैसा नहीं है, बेबी टॉक नहीं है, आज भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में मुश्किल है, समझने में। ठीक है ना? कह रहे ब्रिट हुप्ट एक्सप्लेन्स, अब देखो कोट एंड कोट के बीच में कुछ लिखा हुआ है। यस वी शिफ्ट टुवर्ड सिंपल लैंग्वेज बट देन वी ऑल्सो ग्रैब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट वी नीड। कह रहा है जी हाँ, हम शिफ्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज की तरफ वक्त के साथ, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को भी ग्रैब करते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, जो हमें जरूरी लगे, दैट वी नीड। कोशिश लैंग्वेज की यही होती है कि वो सिंपल होती जाए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से नई कॉम्प्लेक्सिटी को वो ऐड भी करती रहेगी वक्त के साथ साथ। ठीक है? न्यू वर्ड्स दैट एड्रेस द इंट्रिकेसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ में समवट बैलेंस आउट दिस शिफ्ट। नए वर्ड जो हैं जो एड्रेस करते हैं इंट्रिकेसीज को, बारीकियों को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, माइनर डिटेल्स को, हमारी मॉडर्न लाइफ के, कह रहे हैं वो समवट कुछ हद तक बैलेंस आउट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं इस बदलाव को। लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रही है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में नए वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे एक वर्ड है स्पेक्ट्रम, अब ये वर्ड कहाँ था आज से 100 साल पहले? क्वांटम फिजिक्स, ये वर्ड तो नहीं था। सिंगुलैरिटी, साइंस का वर्ड है सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल्स में आपको सिंगुलैरिटी मिलेगी, तो ये सिंगुलैरिटी वर्ड तो अभी आया ना 100 सालों में। तो नया नया मॉडर्न लाइफ का जो वर्ड्स हैं वो ऐड होता जाएगा, पुराने कॉम्प्लेक्स वर्ड निकलते जाएंगे, और अल्टीमेटली भाषा वैसी की वैसी ही कॉम्प्लेक्स बनी रहेगी। इंट्रिकेसी का मतलब होता है बारीकियाँ, पेचीदगियाँ, स्मॉल डिटेल्स। इंट्रिकेसी के लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, क्या है? न्यूएंस, NUANCE। ठीक है? याद रखना ये वर्ड को, न्यूएंस यानी पेचीदगी। कह रहे द प्रपोज ट्रेंड टुवर्ड सिंपल लैंग्वेज इज कंट्रोवर्शियल। ये जो ट्रेंड है, प्रपोज्ड है, जो थ्योरी हमने प्रपोज की है, इस रुझान के बताया, इस रुझान को सिंपलर लैंग्वेज की तरफ और सिंपल भाषा की तरफ, ये कंट्रोवर्शियल है, विवादों से घिरा हुआ है। अच्छा क्यों घिरा हुआ भाई? कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिंग्विस्ट जॉन मैकवाटर more or less agrees with the study's result about evolutionary advantages within language। अब ये एक दूसरे मानव हैं, दूसरे विद्वान हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जो लिंग्विस्ट भी हैं। लिंग्विस्ट मतलब भाषा वैज्ञानिक, लैंग्वेज साइंटिस्ट, ऐसा आदमी जो लैंग्वेज को पढ़ता है, स्टडी करता है, लिंग्विस्ट कहलाता है। तो ये जो जॉन मैकवाटर हैं, इन्होंने कम या ज़्यादा, मोर और लेस का मतलब होता है 19-20, हिंदी में बोलते हैं ना 19-20 है भाई, तो इंग्लिश में बोलते हैं मोर और लेस। इन्होंने 19-20 तौर पे अग्री ही किया है, जो ये स्टडी के रिजल्ट्स आए हैं ऊपर वाली के, और जो बारे में है इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस के, किसी किसी लैंग्वेज के अंदर किस किस वर्ड को इवोल्यूशन के अंदर एडवांटेज मिलती है और वो बना रहता है। अच्छा कैसे किया? ही क्वेश्चंस हाउएवर इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश। हालांकि वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं, हाउएवर हालांकि, इम्प्लीकेशंस के बारे में, आगे से आगे निकलने वाले नतीजों के बारे में। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है दूरगामी परिणाम, फार फेच्ड रिजल्ट्स। तो इम्प्लीकेशंस के बारे में वो सवाल उठाते हैं, और इम्प्लीकेशंस किसके जरूर रिगार्डिंग है, जुड़े हुए हैं ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में, कुशलता के बारे में अंग्रेजी लैंग्वेज के। अब ये कौन सी लैंग्वेज है? अ लैंग्वेज ही सेज कंटेन्स थिंग्स लाइक नीडलेसली कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल वेस्टेजेस।
ये वो एक लैंग्वेज है इंग्लिश भाषा जो ये कहते हैं, ये मिस्टर वाटर ये कहते हैं कि ये कंटेन करती है चीज़ों को, जैसे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल वेस्टेजेस जो नीडलेसली कॉम्प्लेक्स है, जो बिना ज़रूरत के बहुत पेचीदा है। वेस्टेजेस का मतलब होता है कंकाल, रिमेन्स, अवशेष। आज भी कई ग्रामेटिकल अवशेष बचे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, अच्छे से बता सकता हूँ आपको। कुछ आर्काइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आजकल कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूज़ होती हैं। जैसे एक फ्रेज है शुड द नीड अराइज, तो इसको हम बोल सकते हैं इफ़ द नीड अराइजेस, लेकिन आज भी पुरानी वाली वो फर्स्ट कंडीशनल की चल रही है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर शुड द नीड अराइज। तो ये नीडलेसली कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वेस्टेज है, ग्रामर का एक कंकाल है जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर सवाल उठाते हैं कि ये क्यों है अंग्रेजी में। समझ गए इम्प्लीकेशन और वेस्टेज वर्ड का मतलब। कह रहा है जी देर आर अबाउट 5 वेज टू इंडिकेट द फ्यूचर इन इंग्लिश। कितनी बढ़िया बात बोली है। 5 तरीके हैं अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस को बताने के। ये अच्छे से मैंने आपको करवाया भी हुआ है ग्रामर वाली क्लास में और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में, है ना। विल लगा के, आई एम गोइंग टू, इज टू, आर टू लगा करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी फ्यूचर बताया जाता है। द प्रेसिडेंट कम्स टुमारो, प्रेसिडेंट कल आने वाले हैं। तो 5 तरीके हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फ्यूचर टेंस को। फिर वो क्या बोलते हैं, ही सेज आई पिटी एनीबडी हु डजंट ग्रो अप विद इट नेटिवली एंड वॉन्ट्स टू लर्न इट। ये हंस के कहते हैं कि मुझे दया आती है किसी भी आदमी पे, पिटी आती है, पिटी का मतलब होता है दया करना, ऐसे आदमी पे जो ग्रो अप नहीं किया है अंग्रेजी के साथ नेटिवली, नेटिवली यानी अंग्रेजी बोलते हुए, एज ए नेटिव, एज ए इंग्लिश मैन, और चाहता है इस भाषा को सीखना। तो उनको समझ गए ना, हंस के वो कह रहे हैं कि मुझे तो दया आती है उन लोगों पे जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है और वो सीखने की कोशिश करते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। आई की वर्ब है पिटी। चलिए, स्टडी लीड ऑथर यंग ली, अ साइकोलॉजिस्ट एट चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, नोट्स दैट इंग्लिश हैड इवन मोर परप्लेक्सिंग ग्रामर इन द पास्ट। फिर एक स्टडी के जो लीड ऑथर हैं यंग ली, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं चाइना की एकेडमी में, साइंसेज एकेडमी में, और एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं लेकिन नॉन नेटिव हैं, इनकी मातृभाषा नहीं है अंग्रेजी, नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ये नोट करते हैं कि इंग्लिश के पास और भी ज़्यादा परप्लेक्सिंग, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ग्रामर हुआ करती थी आज से 100 साल पहले। परप्लेक्सिंग मतलब एस्टाउंडिंग, कन्फ्यूजिंग, बिविल्डरिंग, है ना, जो आपको हैरान परेशान कर दे, तोते उड़ा दे आपके। कह रहा जी मैं, अगर ये समझनी है इस बात को तो एक बार शेक्सपियर की कोई नॉवल उठा लेना, आंखों में से आंसू निकाल देगी वो आपके। डिक्शनरी ज़्यादा पढ़ोगे और नॉवल कम पढ़ोगे, है ना। कोई भी उठा लो आप उसकी, मैकबेथ उठा लो उसकी, ओथेलो उठा लो, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं उसकी। मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ सीखने के लिए ही, है ना। पढ़ते हैं तो उसको फिर कुछ नई नई चीज़ें पता लगती हैं, नए वर्ड्स को सीखने के लिए, पर सच में मुझे भी रुलाया था शेक्सपियर ने। कह रहा जी मैकऑटर ली सपोजेस वुड कंप्लेन मोर इफ ही ट्रेवल्ड बैक 800 ईयर्स अगो। फिर ये मैकऑटर ली जो हैं ये सपोज करते हैं इस बात को, और क्या सपोज करते हैं, वो बात यहाँ लिखी गई है कि वो कंप्लेन करते और ज़्यादा, दे वुड कंप्लेन मोर, अगर वो ट्रेवल बैक कर देते 800 साल पहले, 800 साल पहले की अंग्रेजी शेक्सपियर के टाइम की पढ़ने लगते। वही बात बोल रहा है। ये बात पूरी लिखी गई है लेकिन अधूरी लिखी गई है, आई को या दे को यहाँ पे ऑमिट कर दिया गया है। दे वुड कंप्लेन या आई वुड कंप्लेन मोर, है ना, ऐसे ही पूरा सेंटेंस बनना चाहिए, लेकिन इनकी आधी अधूरी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए लास्ट में इस प्यारे से सेंटेंस से एक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं फटाफट से। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकंड कंडीशनल, सबको आना चाहिए। सेकंड कंडीशनल बताता है वीक पॉसिबिलिटी को किसी काम के होने की। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, आपको पता है ना ऐसा होगा ना वैसा होगा, बस बात करनी है। तो खाली बात की बात करने के लिए जब कोई कंडीशनल यूज़ करना होता है तो वीक पॉसिबिलिटी वाला सेकंड कंडीशनल यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इफ़ के साथ में, अगर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और बाद में जैसा हो जाए उसके लिए वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। जैसे एक सेंटेंस है फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ द क्रूड रीचेज $300 अ बैरल पीपल विल स्टॉप यूजिंग व्हीकल्स। अगर क्रूड पहुंच जाए $300 अ बैरल के प्राइस पे, लोग व्हीकल्स को यूज़ करना बंद कर देंगे, कार मोटर चलाना बंद कर देंगे। सही बात है ना। अभी 80 बैरल पे है, 320 पे जाएगा तो 400 रुपये हो जाएगा पेट्रोल, सरकार उस पर टैक्स अलग लगाएगी, 550 रुपये कर देगी अपनी। तो 550 रुपये में कोई नहीं चलाएगा गाड़ी वाड़ी, सब घर बैठ जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। अब देखो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशन में लिखा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इफ़ के साथ में, और यहाँ पे विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई गई है। फर्स्ट कंडीशन बताता है ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये बात करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। इसी सेंटेंस को अगर मुझे वीक पॉसिबिलिटी में लिखना है, मुझे पता है $300 कभी नहीं पहुंचेगा,
तो मैं सेंटेंस को वीक पॉसिबिलिटी में ऐसे लिखूंगा, सेकंड कंडीशनल यूज करूंगा, इफ द क्रूड रीचेज की जगह लिखूंगा रीच्ड $300 बैरल, 300 अ बैरल, पीपल अब विल स्टॉप नहीं, स्टॉप्ड, सॉरी वुड स्टॉप है ना, वुड स्टॉप यूजिंग व्हीकल्स। समझ पा रहे हो? वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए इफ क्रूड रीच्ड। बात ये फ्यूचर की करता है लेकिन पास्ट टेंस यूज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस यहां भी वही हुआ है। अगर ये ट्रैवल कर जाएं 800 साल पहले, जो इसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो दे वुड कंप्लेन मोर, वो वुड कंप्लेन और ज़्यादा कंप्लेन करेंगे। रैप अप करते हैं क्लास को। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताना। और कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, आज की क्लास पे 1500 लाइक्स मुझे मिल जाएंगे तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा। थोड़ी महंगी है ये मैगजीन, लेकिन मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आगे भी लेता रहूँगा। ठीक है? आपको अच्छी लगेगी तभी पैसे लगाएंगे ना यार, नहीं तो इतने महंगे महंगे सब्सक्रिप्शन क्यों लेने हैं, बहुत महंगी आती है मैगजीन्स, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ। लाइक कर दो अभी फटाफट से, वीडियो को शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो पढ़ते हैं। फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया मैंने, इन चारों में से कौन सा वर्ड या फ्रेज ऐसा है जो लीस्ट लाइकली है, कब सबसे कम संभावित है कि बना रहेगा डिक्शनरी में इंग्लिश लैंग्वेज की वक्त के साथ। तो आपको ऊपर एक क्राइटेरियन दिया था कि वो वर्ड्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं, वो बने रहते हैं। इन चारों में से सबसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कौन सा है आपकी समझ के हिसाब से, जो भाषा में से सबसे पहले निकलेगा? अगर निकलेगा तो इन तीनों में से पहले निकलेगा। कोशिश करो इसको। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करना। सेकंड में पूछ रहा है प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे जरूरी फैक्टर क्या है किसी भी वर्ड के बने रहने का लंबे ड्यूरेशन तक किसी भी लैंग्वेज में। वर्ड कितना लंबा है, ये वाली चीज़। इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस क्या है स्पीकर की, उनको कौन सा वर्ड प्रेफर करते हैं वो। फ्रीक्वेंसी क्या है उस वर्ड के यूसेज की, कितनी बार वो वर्ड यूज़ होता है, और क्या वो वर्ड लिटरेचर में है या नहीं, अगर है तो कितनी बार लिखा गया है। चारों में से कौन सी चीज़ बताती है कि कौन सा वर्ड कितना टिकेगा। अपने आंसर्स को लॉक कर लो। अब मैं अपने आंसर्स बता रहा हूँ आपको। देखो, फर्स्ट में बुक्स और नॉवेल्स कॉन्क्रीट वर्ड है। नॉलेज जो है उतना कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्क्रीट वर्ड है, नॉवेल्स के और बुक्स के मुकाबले कम कॉन्क्रीट है। प्रिंटिंग प्रेस बहुत कॉन्क्रीट वर्ड है, ये एक मशीन का नाम है। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है परम ज्ञान, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भाषा में से निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो लीस्ट लाइकली टू स्टिक है, लीस्ट लाइकली टू लिंगर है ये लैंग्वेज में, सी आपका आंसर बनेगा इन तीनों के मुकाबले, है ना, इन तीनों के मुकाबले। चलिए, सेकंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है वो होता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस किसी भी स्पीकर की किसी वर्ड के लिए। और प्रेफरेंस के लिए 3 एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए थे। पहला एट्रीब्यूट आपने बचपन में क्या सीखा, दूसरा एट्रीब्यूट वो वर्ड कितना कॉन्क्रीट है, और तीसरा एट्रीब्यूट उस वर्ड से आपको कितने इमोशंस जगते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ होती है तो वर्ड बना रहेगा, नहीं तो वो वर्ड 100-150 सालों में भाषा में से निकल जाएगा। चलो बीच में आ जाओ वोकैब पे। लेक्सिकोग्राफर मैंने आपसे पूछा है, ऑफकोर्स ये वर्ड आपको आता है, मीनिंग बता दो इसका। पुट अप विद फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, ये भी आपको आना ही चाहिए। और इंट्रिकेसी वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है। सारे ये तीनों वर्ड्स आपको अच्छे से करवा चुके हैं। लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी, ध्यान रखना सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करना है आपको। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी एरर मिलेगी आपको इस एंड की वजह से, और तीसरी मिलेगी इस इफ की वजह से, जब आप सेकंड कंडीशनल बनाने की कोशिश करेंगे। आंसर्स अगेन फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, बताना जरूर से कितने मार्क्स आपको आउट ऑफ 8 मिले। क्लास जो पूरी देखते हैं बच्चे, और आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी है तो पूरी देखी पीडी, और इंटरेस्टिंग लगी पीडीआई लिख के बता देना। लाइक दे दोगे 1500 तो इस क्लास को वीक में 2 बार भी ले आऊँगा। 2000 लाइक लोगे तो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। आपके लाइक से मुझे पता लगता है किन क्लासेस को मुझे बार बार लाना है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।